अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे आज, और ख़ास तौर पर कल जो मिनी बजट पास हुआ है असम्बली से। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम के तमाम 168 इंटू 150 अपोजिशन के साथ रहे। अपोजिशन ने अगरचे बहुत ज़ोर लगाया लेकिन गवर्नमेंट कामयाब हुई है फाइनेंस बिल, जो ज़िमनी फाइनेंस बिल है उसको पास करवाने में। अब देखते हैं कि इसका क्या असर आएगा। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि 350 बिलियन रुपीस का जो पहले से चीज़ें चल रही थी, सब्सिडाइज थी, वहाँ पर टैक्सेस, वहाँ पर वो सब्सिडी रिवोक की है, उस सब्सिडी को ख़त्म किया है और वो अब टैक्सेस की सूरत में अब लगेगी। और लग्जरी आइटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, और वही बात है तकरीबन 150 के करीब आइटम्स हैं जिनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं उसका क्या उसकी जो रिपरकशंस होंगे वो हम देखेंगे, जानेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में मेरे साथ मोहम्मद अली पंजवानी मौजूद हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को के ऊपर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आप आए। अली, बजट तो जो फाइनेंस का जो ज़िमनी बिल है ये तो आ गया, मार्केट आज भी रेंज बाउंड पोजीशन में नज़र आ रही है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इकोनॉमी के अंदर कोई शिफ्ट आएगा? हम फ्रंटियर मार्केट में भी काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ये था कि फ्रंटियर मार्केट चलना शुरू होगी और कोई और हटकल नहीं आएगी, बैरियर नहीं आएगा तो मार्केट स्मूथ हो जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, वॉल्यूम्स आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड पोजीशन में है, क्या सोच रहे हैं? देखें, अभी जो स्क्रिप्ट्स है ना, स्क्रिप्ट्स और सेक्टर है वो चेंज हो रहे हैं। पहले जो शिफ्ट हो रहा है, चीजें मामला शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। पहले जो हम देख रहे थे कि जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, इसके बाद हमने देखा था टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बूम आया था। बिल्कुल, पूरा तकरीबन 1.5 साल जो है ना उसने एंजॉय किया। वो मामला था ना, अब जो है वो ठंडे पड़ते हुए लग रहे हैं, क्योंकि इस बार जो वेव आएगा ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये डिफरेंट है, फर्स्ट वेव से डिफरेंट है, डेल्टा वेरिएंट से भी ये डिफरेंट है। जो फर्स्ट जो वेव था उसमें पेशेंट को पता भी नहीं होता था और उसके जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते थे और अमवातें ज्यादा हो रही थी। और वो यानी फर्स्ट वेव था, यानी लोगों ने उसको पहले डील नहीं किया था और बिल्कुल ही इसका यानी कोई एंटीबायोटिक नहीं था, उसको कोई प्रिकॉशनरी कोई चीजें नहीं थी, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक किया था। और उसके बाद जो है हमने लॉकडाउन के मसले मसाइल देखे, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था क्या करना है, क्या मेजर स्टेप्स उठाने। पूरी दुनिया अभी तो रेडी है ना हम हर चीज, अभी तो हर चीज तकरीबन रेडी है। आप देखो लोगों ने जो है ना वैक्सीनेशन भी लगा लिए, परसेंटेज उसकी भी अच्छी है, हेल्दी है। जो यानी गवर्नमेंट ने इस पर काफी ज्यादा फोकस किया था और यानी वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, कंट्रोल में। अभी बूस्टर शॉट्स के मामला चल रहे हैं, इसके बाद जो है वो इनकी है ना दवाइयां आएंगी, गोलियां आएंगी। जी, वो उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज है। तो अब ये मामला जो है ना कोरोना के उस हिसाब से बनते हुए लग नहीं रहे। होगा सीवियर बीमारी, ये बीमारी होगी सीवियर। जो माहिरीन है, जो यूरोप में जो ये वेव आ चुका है ओमिक्रॉन का, और वहां से जो केस स्टडी आ रहे हैं, वहां से जो मामला आ रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो होगी शदीद, लेकिन इसमें अमवात इतनी ज्यादा नहीं होंगी और जो लोग हैं वो उससे इम्यून पावर होने की वजह से इससे ना निकल जाएंगे। 5 से 6 दिन जो है वो उनको सीवियर चीजें रहेंगी, बुखार रहेगा। तो अभी क्या देख रहे हैं कि जो मिनी बजट का इफेक्ट कोई आएगा अभी मार्केट के ऊपर? कोई मार्केट के अंदर कोई इस्तेहकाम या बूम की कोई सूरत हाल, या बेरिश जोन में रहेगी या रेंज बाउंड पोजीशन में रहेगी? वंस अगेन सेक्टर शिफ्ट होंगे। अभी जो सबसे अच्छा सेक्टर लग रहा है, जो सबसे लुक्रेटिव सेक्टर लग रहा है, जो फंडामेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर लग रहा है। अभी आप ये देखें, ऑटोनमस बिल भी जो पास हुआ है, तो स्टेट बैंक से सारे मामला हट गए, तो वो मामला जाएंगे कहाँ? बोरिंग तो करनी है, गवर्नमेंट को भी करनी है, इदारों को भी करनी है बोरिंग। वो मामला जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे सारे कमर्शियल बैंक की तरफ। कमर्शियल बैंक के पास एक्टिविटी कमर्शियल बैंक्स की बहुत बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। डिविडेंड आप देखें तो डिविडेंड का इनका अगर आप डेटा देखें 10 साल का, तो सबसे अच्छा नुमाया डिविडेंड जो दिया है वो बैंकिंग सेक्टर ने दिया है। 2021 का अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा वीआईपी डिविडेंड दिया है। तो 500 यानी ये वीआईपी डिविडेंड कौन सा होता है? यानी डिविडेंड में सेक्टर वाइज जो अगर देखें तो सबसे अच्छा यानी जो डिविडेंड बेस नहीं, वीआईपी डिविडेंड कौन सा? वीआईपी डिविडेंड यानी क्वांटिटी ज्यादा अच्छी है, यानी परसेंटेज वाइज ज्यादा अच्छा है। सही है, मतलब आप हाईलाइट कर रहे हैं, मोबिलाइज्ड है कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, हमारा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, ये फंडामेंटली साउंड है। अब मार्केट जो है ना जा रही है फंडामेंटली मामला को लेकर चल रही है। तो अब आपको लग रहा है कि क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ चीजें अभी तक सामने आई नहीं है? रिफाइनरी पॉलिसी वंस अगेन सियासत की नजर हुई, जो भी है कल जो मामला हुए हैं जी, सियासी लेवल पे अगर हम देखें तो बजट पास होने के बाद जो मामला चले हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट को एक बैकलैश का सामना करना पड़ा ऑपोजिशन की तरफ से भी और अपने नुमाइंदों की तरफ से भी, तो वो अभी रिफाइनरी पॉलिसी उसके नजर हो गई है अनफॉर्चुनेटली।
तो मसला ये आ रहा है हमारे पास, हमारा जो इशू ये है कि हमारे जो अंदर से ही मामला खराब किए जा रहे हैं। जो चलिए वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन मुझे अगर ये चीज़ जानना है कि जो हमारा इस वक्त मिनी बजट आया है, मिनी बजट में जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर बढ़ाए गए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन मैं इसके ऊपर ख़ासतौर पर गुफ्तगू करूँगा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे। अली ये तो एक अच्छी चीज़ है ना गवर्नमेंट की कि अगर लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रही है, अच्छी बात है ना, इंपोर्ट कम होगी, आपका जो गैप है, डेफिसिट है, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा आपका। बेसिकली ये बढ़ाया नहीं गया है, उसमें भी मिसकंसेप्शन है, बढ़ाया नहीं गया है, ये टैक्स एग्जेम्पशन खत्म किया है। जो एग्जेम्पशन था जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो जो पहले दे रहे थे वो खत्म कर दिया, तो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल में अगर हम देखेंगे तो एक तरफ से बढ़ गया ना वो। नहीं यानी वो एक चीज रिलीफ दे रहे थे, रिलीफ खत्म कर दिया, तो पैसे तो लेंगे ना ये इन दैट सेंस। उसका रीजन ये है कि ये इस गवर्नमेंट का ट्रेल नहीं है। आईएमएफ हम देखें तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम गए 2008 से 2008 से गए 2015 में काफी ज्यादा जो इसकी पास्ट हुकूमत थी हमारी, उसमें काफी ज्यादा आईएमएफ ने कहा कि आप रिफॉर्म्स लाएं, आप ऐसे रिफॉर्म्स लाएं, ऐसे मामला चलाएं कि आपको जो है वो आप खुद है ना मुख्तार हो जाएं, आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम वो कौम है जो यानी बोल रहे होते हैं कि हम है ना यहूद और निसारा की यानी मामलात को वो कर रहे हैं, लेकिन वही हमें इस्लाह हमारी वही कर रहे हैं। तो हम इतने जवाल पजीर हो गए बहस तो कौम कि हम जो है वो यानी डिक्टेशन लेना पड़ रहा है, जिनको हम यहूद और नसारा बोलते हैं, और वो हमारी इस्लाह कर रहे हैं और वो हमें बेटरमेंट चीजें। आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त मिनी बजट आ रहा है इसके अंदर सारे का सारा मलदखल आईएमएफ का है? आईएमएफ देखिए रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात है ना, रिफॉर्म्स में आईएमएफ सिंपल ये चाह रहे हैं कि अपना टैक्स नेट बनाए, आप जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाएं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी जो इमरान खान साहब लाए, वो अपनी जो यानी इनका जो मसला चल रहा था शुगर सेक्टर के साथ, वो अपनी टसल को वो करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाए। यानी नीयत ये होनी चाहिए कि हर सेक्टर में ये चीज आनी चाहिए। सिर्फ शुगर सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों है एफबीआर की तरफ से? तो होना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगना चाहिए। जो आईएमएफ का तकाजा है, जो ऑन रिकॉर्ड है, 2015 से मामला चल रहे हैं, आईएमएफ ने 2015 से एफबीआर को ये डायरेक्ट किया हुआ है कि आप है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाए कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेल्स कितनी हो रही है और टैक्स कितना मिल रहा है, वो सारी चीजें। टैक्सेस की कलेक्शन के मेथड के ऊपर आप क्या कहते हैं कि इस वक्त क्या इज इट द राइट वे टू कलेक्ट द टैक्सेस और कुछ हमें चेंज करने की जरूरत है? देखिए ये सारी चीजें टेम्परेरी है। आईएमएफ जो है ना वो कह रहा है परमानेंट सॉल्यूशन पे जाए। परमानेंट सॉल्यूशन वंस अगेन सिंपल है कि लोगों को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में विद दिस मॉब एक ऐसा अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमें थोड़ा सा सोच के बात करना चाहिए। आईएमएफ कह रहा है, आईएमएफ बैठा हुआ है अमेरिका में, बिल्कुल वो बैठा हुआ है एक ऐसी स्टेट के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर, एक ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें, सहूलियात का फुकदान नहीं है, वहाँ पे हर चीज़, वहाँ पे ह्यूमैनिटी पहले है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप यहाँ पे कराची की ली मार्केट को ले सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। देखिए जैक्सन मार्केट में जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, लाहौर की अकबरी मंडी को आप ले सकते हैं, सदर की आप मार्केट को ले सकते हैं, आप रावलपिंडी के राजा बाजार को ले सकते हैं। नहीं ले सकते सर, मॉब ऑफ पीपल, आपकी अरेंजमेंट नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखें ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अरेंजमेंट देखिए नहीं है। अभी अरेंजमेंट तो है ना वैक्सीनेशन में भी नहीं थी, लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया ना, मामला चला है। देखिए जहां एस्टेब्लिशमेंट आती है, रियासत आती है, उसके सामने फिर कोई चीज नहीं है। अब इसमें रियासत को भी सोचना है, हुकूमत के साथ रियासत को भी सोचना है, इदारों को भी सोचना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कि यहाँ हम एक परमानेंट। आपको लिटरेसी रेट तो आप अपना देखें ना, लिटरेसी रेट क्या है, वो सारी चीजें आ जाती है, वो सारे मामला आ जाते हैं। आप देखें ना, यहाँ से जो इलिटरेट बंदा बाहर मुल्क में वो तहजीब से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे सारी चीजें है ना उसको अपडेटेड है। हम जो है टेक्नोलॉजी भी मंगा रहे हैं, अब ये सेल फोन है, मोबाइल फोन है, ये सारे लोग अपडेटेड है। अब लिटरेसी है तो सही, लोग जो है लग्जरियस चीज यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है 60-60, 70-70 लाख की लोग एसयूवी लेके घूम रहे हैं। लिटरेट तो नहीं है ना, मेजोरिटी जो है वो लिटरेट नहीं है, लेकिन एसयूवी लेके घूम रहे हैं, डबल कैबिन गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। सही ना? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीजें उसमें फिर लिटरेसी नहीं है, तो इनमें भी लिटरेसी आनी चाहिए इन चीजों में। कि जो डबल कैबिन गाड़ी लेके घूम रहा है वो जस्टिफाई तो करे कि मेरे पास डबल कैबिन गाड़ी आई कहां से। आप इनकी सेल्स और प्रोडक्शन देख लें, आप ऑटोमोबाइल के नंबर्स देख लें, जो 60-70 लाख की गाड़ी है,
रोडों पे आप देखो गाड़ियां आती नजर आ रही हैं, और फिर मीडिया पे क्या बोल रहे हैं कि है ना हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी नहीं मैं कर रही। यही तो चीज मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ, तो गवर्नमेंट तो ठीक कर रही है ना, अगर टैक्सेस लगा रही है तो अच्छी गवर्नमेंट बात अपनी है। जगह पे ठीक है, अवाम को ये भी देखना होगा। अभी रिसेंट भी अगर हम देखें तो जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इमरान खान साहब ने बयान दिया उन्होंने, और जो नैरेटिव हम अपने प्रोग्राम में बिल्ड कर रहे थे, इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बिजनेसमैनों की तादाद बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग की तादाद बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग बिजनेस के तादाद बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। तो इन चीजों हमें इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल पैदा करने की जरूरत है। हमारी एक कम्युनिटी थी, पारसी कम्युनिटी, जो यहाँ से फ्ली कर गई, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कौम थी। अब उससे वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, हमने पहले भी इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है, हमने पहले भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर। अब उस तरह की एक हमारी कम्युनिटी कराची की खासतौर पर हमारी एक कम्युनिटी है जिसे मेमन कम्युनिटी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें थोड़ा सा उनको मोबिलाइज करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें सियासी इख्तलाफात की नज़र हो जाती हैं। नहीं देखें, इसमें जो है ना अवेयरनेस देने की जरूरत है, और दूसरा जो यानी जितने भी जो वेल टू। अच्छा, ये मेमन कम्युनिटी सिर्फ कराची में नहीं है, नाराज ना हो जाएं बाकी शहरों में रहने वाले लोग, जो खास तौर पर सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, कम्युनिटीज बहुत अच्छी है हमारे पास, मेमन कम्युनिटी है, सिंध में जो लोग हैं उनके पास भी काफी ज्यादा वेल्थ है, लेकिन हो ये रहा है कि हम जो है छोटे से फायदे के लिए बड़े नुकसान पे चले जाते हैं। हम सोने का अंडा देने वाले मुर्गियों को हम ज़िबा कर देते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, हमें जो है इंडस्ट्रियां बिल्ड करनी होगी, इंडस्ट्री पे फोकस करना होगा। Exactly. जो नए स्टार्टअप्स हैं, यूथ है, आप कम्युनिटी वाइज ले रहे हैं, अगर कोई मेमन कम्युनिटी में लड़का आता है, उसके पास कोई स्टार्टअप का ब्रांड है, तो वो कम्युनिटी भी तो बिल्ड करे। कम्युनिटी ने एक दूसरे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, मेमन कम्युनिटी में सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया, उन्होंने जो है वो कलेक्टिव है ना, एफर्ट्स कलेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, और है ना जो बड़ा इकट्ठ होकर चलते हैं आगे लेकर चलते हैं। कम्युनिटी का है, तो कम्युनिटी के लिए उसने क्या किया, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, सब अपना जो है जेब भरने पे, डॉलर्स जमा करने पे, गोल्ड जमा करने पे, प्रॉपर्टियां लेने पे। अब आप देखें प्रॉपर्टी में एक पैसा जो है वो काफी अच्छा, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हम बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो कि इस कम्युनिटी से, मैं किसी एक खास कम्युनिटी की बात नहीं करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खास तौर पर इस कम्युनिटी जिसकी अभी हम बात करें, मेमन कम्युनिटी, दे इन्वेस्ट टू द पीपल, वो लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री बना रहे हैं, और इंडस्ट्री के अंदर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उनके चूल्हे जल रहे हैं, वो पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बिल्डअप की हुई है, पूरे शहर के ऊपर उनका फिर नजर भी आता है। जहाँ टैक्स चोरी होगी, जहाँ निजाम में हम चोरी करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। अगर हम जो है वो पीपल का पेड़ अभी क्या देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल को, अगर हम मिनी बजट के साथ लिंक कर सकें, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होती नजर आएगी? प्रोग्राम मुझे वक्फा शामिल करना है प्रोग्राम में, क्विकली मुझे मूव करना है क्योंकि फिर मुझे दूसरे गेस्ट भी हैं मेरे साथ। जी बताइएगा प्लीज। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूं, देखिए मार्केट जो है वो अपने मामला चेंज कर रही है, शिफ्ट हो रही है, सेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं। जो सेक्टर चल चुके हैं अब वो सेक्टर चलते हुए लग नहीं रहे हैं। चंद पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर उसमें ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ज्यादा लुक्रेटिव लग रही है। इसके अलावा जो सेक्टर चल चुके हैं, जो घोड़े चल चुके हैं, वो थक गए। आईटी सेक्टर है, आपका रिफाइनरी सेक्टर है, ये सब चीजें चल चुकी हैं। रिफाइनरी अनफॉर्चुनेटली सियासत की नजर होती जा रही है और उसमें डीले होते जा रहे हैं। अच्छा, जब रिफाइनरी पॉलिसी आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये इनके इख्तलाफात खत्म होंगे तो कभी ना कभी तो आएगी, बिल्कुल, तो फिर उससे कुछ असर पड़ते हुए नजर आएगा मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के ऊपर? बिल्कुल, बहुत असर पड़ेगा, लेकिन अब जो रिफाइनरियों के अभी रिजल्ट आना शुरू होंगे, तो पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो एक्सपेक्टेड है ये। बहुत शुक्रिया अली आपका। एक्सपेक्टेड है वो सेक्टर्स जिनकी पॉलिसी नहीं आई है, फिर उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, और वो फिर आगे जाकर ऑब्वियसली वो अपने रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं देंगे। प्रोग्राम में जी मुझे एक वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। कुछ ज़रा सियासत की जो सूरत है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, और उसको हम लिंक करेंगे ज़रा अपनी मईशत को कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं।
चलिए वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है राव इमरान सुलेमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ मुझे ज्वाइन किया है जनाब सैयद मोहसिन काज़मी साहब ने, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है? आपने देखा कि किस तरीके से कैबिनेट मीटिंग की बात जो है वो बाहर निकली है, क्या कन्वर्सेशन हुई है इमरान खान साहब की जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है परवेज़ खटक साहब के साथ, और उसके साथ साथ जो वहाँ से अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या ये शाखसाना है जो पेशावर में यानी केपी में अगर हम बात करें जो शिकस्त हुई है उसका शाखसाना है कि अब कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठना है ये गवर्नमेंट के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो किरदार अपोजिशन को करना चाहिए था वो पीटीआई के जो अंदर के लोग जहाँ से आवाज़ उठ रही है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पेशावर की बात की है तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात का जो रिजल्ट हमारे सामने आया है तो इन्होंने अपना सियासतदानों का एक असूल होता है कि वो फसली बेटरों की सूरत पे मुख्तलिफ अदवार में अपने कायदीन का साथ छोड़ते रहे हैं। और एक परवेज़ खटक के अलावा अगर आप मुझे वहाँ गिनवाना शुरू करते तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मुख्तलिफ जमातों से आए थे और मुख्तलिफ जमातों को जब जब मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहा है वो ऐसे ही दूसरी जमातों में आते जाते रहे हैं। अब जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला वहाँ था उसकी शिकस्त सबके सामने है, और परवेज़ खटक साहब ने आज से 4 माह कबल भी अपने कुछ ऐसे बयान दागे थे जो प्राइम मिनिस्टर को बुरा लगे थे, मगर उन्होंने इस तरह जिस तरीके से इस दफा कैबिनेट मीटिंग से उठकर चले गए ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी वजूहत ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मेरी नजर में शायद ही समझते कि अब सियासी शहादत का वक्त आन पहुंचा है। अच्छा, जिस तरीके से आवाज आ रही है, हमारे नजर से ये झगड़ा शुरू हुआ था और वो चाहते थे कि हमारे सूबे में गैस की किल्लत है। सर, गैस की किल्लत इनके घरों में नहीं सूबे में हो सकती है। माजी में भी ये सिलसिला सर्दियों के दिनों के अंदर जो एक ये जो महीने आते सब हुकूमतों का हिस्सा रहा है, लेकिन एक जवाब तो बनाना है ना किसी तरीके से। आज वो तो उस पार्टी का हिस्सा, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा सफाया हो रहा है, मेरे 2 भांजे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, इससे पहले के कई और से भी मेरे लोग हैं वो मुझे धड़ाधड़ छोड़ कर जाने लगे। क्यों ना मैं अपनी सियासत को तो बचाऊं। पीटीआई को बचाने के लिए जब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब का एक एतराज ये भी है कि वो हमारे समेत मुख्तलिफ अराकीन असेंबली को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया उनका। तो देखिए एक सीनियर जो सियासतदान वो समझता है कि मेरी वजह से गवर्नमेंट बनी है, मैं ही इस गवर्नमेंट को लाने वाला हूं, उसकी इतनी तदलील हो तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आपकी मैं बात से मैं मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ, मैं काज़मी साहब आपसे जानना चाहूँगा। अभी तो केपी के जो बल्दियाती इंतखाबात है इसका एक मरहला हुआ है, तो क्यों इतना मतलब कि ओवर एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग हो रही है? अभी तो पूरा दूसरा फेज़ जारी होना है, फिर पंजाब में होंगे, इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार गई है जैसे ये बात कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इनको पास हर जगह मिसाल देने के लिए केपी की हुकूमत होती थी। 5 साल आपने काम किया, अच्छा काम किया वहां पे, और उस अच्छे काम का नतीजा ये हुआ कि आज आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आप जरा सा गौर करें कि उसको चलाने वाले कौन थे? परवेज़ खटक साहब थे जी, ठीक है। परवेज़ खटक साहब कौन है? इमरान खान साहब से ज्यादा मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है, फेस रहे हैं सर वो, मतलब 2014 के बाद और 2010 के बाद से लेके अब तक फेस रहे हैं। और ये भुट्टो साहब के शागिर्द हैं, भुट्टो साहब से सियासत सीखी है और सियासत आती है सब लोगों को। जो भुट्टो साहब के शागिर्द पुराने लोग हैं उनको सबको ठीक है। अब बात यह कि उनको मेरे हिसाब से तो मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इनको फेडरल गवर्नमेंट में नहीं लाना चाहिए था, इनको वहीं पे रखते, इनको वहीं पे रखना चाहिए था। ये बात ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये याद है आपको? जी ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। अच्छा, वहां रखते तो बड़े पॉजिटिव नतीजे आते। गलतियां तो की है। तो अभी इतना बड़ा इनके पास पोर्टफोलियो है तो सही, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उनके पास। पोर्टफोलियो कोई वैल्यू नहीं है सर, स्टेट के आप डिफेंस आप ये देखें कि देखें किसी आदमी से वो असल में परवेज़ खटक साहब जो हैं पब्लिक में रहना चाहते हैं। अच्छा, वो एक काम करना चाहते हैं। ये एक आपका इंडिविजुअल तर्जिया है या आपकी इसके ऊपर प्रॉपर कोई क्या कह सकते हैं, क्या आपने देखा है उनको इस तरीके से? नहीं तो उन्हीं ने सूबाई गवर्नमेंट चला के दिखाई है ना, बात ये। और आपने हाल कुछ ये भी है कि हमारे ज़राए के मुताबिक शेख रशीद साहब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा है उनको ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अच्छा, मतलब कि परवेज़ खटक साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए।
आप ये तो समझते ये हैं तो कि सर इंटरनल हमारे इस कौमी सर जो इंटरनल जो आपकी पार्टी होती है, पार्टी के अंदर तो ये चीजें चलती हैं, तो हर पार्टी के अंदर इख्तलाफ लेकिन होता सर है, तो ये, इस इख्तलाफ को इतना ज्यादा बात यह क्यों? है कि एक तो आप बंद कमरे में इख्तलाफात का इजहार करो, एक मीडिया में आके करो तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर से पहला जो झगड़ा हुआ था हमारे आफ्ताब सदीकी साहब ने, जो कराची से इलेक्शन जीते थे, हमाद अजहर साहब के साथ तो LNG के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोगों का जो हमारी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं उनका एक अपोज है उनके नुक्ता नज़र से, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके। और ये भी मैं बताता चलूं कि हमाद अजहर की तब्दीली के बाद ये मामला शायद हल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। और उससे पहले कि अब इलेक्शन का दौर हो रहा है, अब आने वाले इलेक्शन और इंतखाबी मुहिम के लिए मैं ये समझता कि इमरान खान खुद चाहेगा कि वो 5 साल पूरे करे, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो लोगों को फौरी रिलीफ देने का अमल है उसके लिए टाइम बड़ा कम है, बहुत कम टाइम है उनके पास। अगर वो टाइम अगर निकालते हैं तो अभी तो इतने सारे मसले मसाइल आए रोज, आपने देखा नहीं कि 300-350 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम के डाल दिया। मैं बिल्कुल आता हूँ इसी 150 चीजें हैं जो अशिया खुर्दोनोश की, और वो तमाम जरूरियात की चीजें हैं, बच्चों के दूध से लेके एक इंसान के इस्तेमाल करने वाला मोबाइल हो, कोई भी चीज हो, वो सब में 70% के करीब। मैं सर एक चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ, मैं आपसे काजिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम इम्पोर्टेड दूध मंगवा के बच्चों को पिलाते हैं, तो हमारे यहाँ जो अपने जानवर हैं, हमारे यहाँ जो बफलोज हैं, काउज हैं, हम उनका दूध बच्चों को क्यों नहीं पिलाते? क्यों हम इम्पोर्टेड स्टफ़ के ऊपर जाते हैं? तो मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर अगर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इसके अंदर। उससे आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, जो आपका एक डॉलर्स में हर चीज़ आ रही होती है, वो आपका कम होगा, बजाय इसके कि आप बढ़ जाए। अच्छा, इत्तेफाक है, एक प्रोग्राम में आपके यही बैठ के मैंने ये बात कही थी कि आप जो वो चीज़ें गैर ज़रूरी इंपोर्ट कर रहे हैं जी, उस पर आपको डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट तक तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बुरिशा पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन है। तो ठीक है ना, फिर आप अगर आपने टैक्सेस बढ़ाए हैं तो अच्छा किया ना। अच्छा, अब गवर्नमेंट की इस तरह के इक़दाम को तो सराहना चाहिए। असल मसला ये है सलमान साहब कि ये हुकूमत को हमने 36 माह दे दिए, 3 साल दिया, 3 साल इज टू मच। 3 साल के अंदर कम से कम गुड गवर्नेंस आप कर लेते, आप प्रोडक्शन में इजाफा कर लेते, और बहुत से इक़दाम जो आपको उठाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। इन सब के पीछे एक ही वजह मुझे नजर आई कि इनकी नातजुर्बेकारी, बस सलीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। अगर सलीके से चलाएं तो ये इनके अच्छे इक़दामात के अच्छे नताइज नजर आते। अब आप ये देखिए ना कि मैं गवर्नमेंट के इतने अच्छे इक़दामात हैं, तो सही एहसास प्रोग्राम के हवाले से आपको राशन कार्ड के ऊपर भी, आपको राशन के ऊपर भी आपको सब्सिडी मिल रही है, आपकी नई गाड़ियों का भी इजरा हो रहा है, जैसे कराची के अंदर अब ग्रीन बस भी आ गई है और वो कल से फंक्शनल हो चुकी है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि वो कर्ज़े भी दे रहे हैं, लोगों को कारोबार करने की सलाहियतें भी दे रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है, नया घर मेरे के नाम से जो स्कीम चल रही है वो भी एक लॉन्च है। तो आवाम को बेनिफिट तो देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, समझ में आ गई और हमेशा रहेगी। हमने तो भुट्टो साहब के दौर में भी यही तो हर गवर्नमेंट जाती है, IMF के पास जाती है, ये भी चले गए, तो क्या इतना बुरा? ये 23वीं मरतबा गए हैं ना, ये तो क्या हो गया इसमें? अच्छा, अब इसका ब्लेम इस पर नहीं कर सकते कि जी इमरान खान को आप ब्लेम करें। बात ये कि आप ना गए होते, आपने डोर क्लोज कर दिया होता और इमरान खान ने आगे डोर ओपन किया होता तो हम ब्लेम करते इनको, पहली चीज। लेकिन मुझे कहा तो करते थे कि हम जाएंगे नहीं, इससे अच्छा तो नहीं। चलिए, वो तो क्या कहते हैं, सियासी नारे होते हैं ना सर, आपने सियासत करनी है तो कुछ ना कुछ तो मोबिलाइज करने के लिए आपने करते हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की काज़मी साहब ने, लेकिन इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सियासत सीख गया है। अच्छा, वो सीख गया, लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। इतनी क्या देर हो गई? मैं हो चुकी है सर। मुझे इस चीज के ऊपर मुझे आपका मैं PTI के ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने घर से वोट नहीं ले सकते थे, इमरान खान की गवर्नमेंट जैसे भी बनी है। ये इमरान खान साहब खुद भी सर, ये तो बहुत सारे दावे शुरू से होते चले आए हैं, आज आप भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे तर्जियाकार ये बात करते थे, आज भी वो उसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। बहरहाल, इसको थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। ज़रा मुझे एक वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद आऊँगा और ज़रा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ये जो मईशत के हवाले से जो चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल आपको लग रही है जो हमारी मईशत का इस वक्त पहिया जाम जो हुआ है, क्या समझना चाहिए? मैं थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने की। ये हमारी पॉलिसी की वजह से है या कोई गफलत है, या हम काम करना ही नहीं चाहते, हमारी ब्यूरोक्रेसी यानी काम करना ही नहीं चाहती? सर, असल एतराज़ तो इसी बात के ऊपर है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं जी, अगर वो अपना नया एतराज़ लेकर इमरान खान से हटने की कोशिश करेंगे, उसके रास्ते से, उसकी हुकूमत से, तो उनको पहला एतराज़ यही होगा कि वो ब्यूरोक्रेसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ऐसे लोगों के नीचे लगाया जो कि सरकारी लोग हैं। और यही इमरान खान साहब की असल नाकामी है कि उन्होंने एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा और उसके ऊपर तीसरा बंदा बिठा रखा है। क्यों इतना ऑफेंसिव वर्ड यूज करते हैं कि इमरान खान नाकाम हो गया है? अभी उसके पास टाइम है, अभी 1.5 साल अभी उनके पास है अभी तो काम मैं करने आपसे के सवाल ये करना चाहता हूँ, तो ये 3.5 साल में इन्होंने क्या किया है जो कि उसके बाद मैंने अभी आपको प्रोग्राम के पहले दूसरे सेगमेंट में मैंने आपको बताया ना कि देखिए ना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने आगाज कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता सकते हैं आवाम को लाइन में लगा रखा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अमल दरामद हो? आप ऐसा करें, 5 लाख रुपए के कर्जे के लिए अप्लाई करें, आपके पास कोई एक ऐसी सनद नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो बैंक मुतमईन होकर आपको 5 लाख दे दे। सर, ये हरी झंडियां दिखाने वाली बात है, कैसी बात कर रहे हैं आप तो बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों नहीं के जमाने में बात कर रहे हैं, तो आपको पूरी रकम वो तो डेटा एक आज वो 12,000 रुपए इमरान खान साहब देते हैं तो 1,000 रुपए देने वाला काट लेता है। अब ये तो फिर इमरान खान का फॉल्ट तो नहीं है ना? काजिम साहब, आप क्या कहेंगे? ये इमरान खान का फॉल्ट तो नहीं है ना फिर? बिल्कुल यही बात ये है। अच्छा, अभी इनका अपने राव सलमान साहब कह रहे थे इमरान खान साहब के ज़माने में एक काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। जी जी। और यही काम इनको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। वो है डैम जो बन डैम हमारी डिमांड 1962 से है। 1962 से कालाबाग डैम पे मसला बना हुआ है। सन 62 से 8 तक का पीरियड लगा लीजिए, पाकिस्तान में पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो बिजली नहीं है, बिजली जब सस्ती नहीं है तो हर चीज़ महंगी होगी। तो अब क्या है कि अगर हुकूमत सिर्फ 3-4 काम करे और कुछ नहीं करना है, नहीं है, मैंने कहा हुकूमत का काम तिजारत करना नहीं होता, हुकूमत का काम ये फलाई इदारे खोलने का नहीं होता, हुकूमत का काम ये आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी कह चुके हैं। हाँ, इस चीज के ऊपर आप ये क्यों नहीं करते कि भाई सीधी सी बात ये कि आप हमारी एनर्जी को सस्ता करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं उसको आप लेकर आइए अभी। अब जैसे अभी मैंने खबर सुनी कि बड़ी अच्छी लगी कि वो हम पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम जेलों के अंदर जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है सर, ये तो अर्ली 2000 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि बड़े अच्छे अच्छे प्लान तैयार किए जाते हैं। तो सर, अमल दरामद में तो आप इतनी सी बात समझ ले, कितनी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जिस तरीके से काज़मी साहब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, तो आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? नहीं, मैं इस हद तक एग्री ज़रूर करूँगा कि इस मुल्क के अंदर जो है इनके पास ना तजुर्बेकारी की वजह से गुड गवर्नेंस नहीं है, लेकिन मैं नाकामी का नहीं कहूँगा। अच्छा, अब एक तो छोटी सी बात कर लूँ, 1 सेकंड की बात है कि देखिए, आप 5 साल के लिए हुकूमत आते हैं, 5 साल कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत छोटा पीरियड। कितने साल के लिए होनी चाहिए? सुनिए, बहुत छोटा पीरियड है। ठीक है, 5 साल उनके लिए अच्छे हैं जहां पे स्टेब्लिश गवर्नमेंट हो। अच्छा, ठीक है। एक आपका एक अच्छा सिस्टम होता है ना कि आपने एक मकान बनाने के लिए एक ईंट रखी, दूसरे ने आके दूसरी रखी, तीसरे ने तीसरी रखी, तो अच्छा लगता है। यहाँ तो हरा की ईंट हटानी पड़ती है, उसके बाद दोबारा लगानी पड़ती है। तो इस खर्चों पीट तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुलाकात भी होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके इमरान खान को इस मनसब पर पहुंचाया। आज इन्हीं की वजह से, इन कारकुनों की वजह से इमरान खान का जो तख्त है वो कायम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने उनके लिए क्या किया? जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कहीं इधर उधर करके अपना खर्चा पूरा कर लेते हो जो इलेक्शन में लगाया उन्होंने, लेकिन कारकुन को अभी तक कुछ नहीं मिल सका। अगर मामला ऐसे ही हुकूमतों को लाने का रहा तो अगले 2023 में भी इसी की हुकूमत है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन अगर आवाम पर छोड़ दिया जाएगा तो नामुमकिन। डॉक्टर साहब देखिए, बात होती है पेपर के ऊपर, बात होती है कि आप अभी कल आपका मिनी बजट पेश हुआ असेंबली में, पास हो गया, पास हुआ है, बजट पास हुआ है, इसका मतलब है उनके पास नंबर्स पूरे हैं। तो वाई शुड 15 या 17 नंबर थे पूरे सर। गवर्नमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट के बारे में बता दे आज से क्या में पाकिस्तान किसी गवर्नमेंट के बाद नंबर पूरे ना हो। एक तो पहले मुझे ये बताया, नंबर पूरे करवा लिए जाते सर।
आपने फिर उन्हीं के कारखाने असेंबली से आप कैसे जी हमें हम जाने का कहते हैं वो बुला लेते हो जो हमें लाने वाले हैं। सर ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग इस तरह के बयान देते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं। खबरों में रहना है, बातें सुननी है तो बयान दे देते हैं। बयान तो फिर वो आज एक बयान दिया, कल को दूसरा बयान दे देंगे। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, साहब आप मुत्तफिक हैं? देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुसलसल मैं सुनता रहता हूँ जब से ये हुकूमत आई, अपोजिशन कहती है कि 2 महीने की है, 3 महीने की है, 4 महीने की, यही तारीखें मिलती रही, तीसरा साल आ गया। अच्छा, मैंने बड़ा गौर किया कि ये बयान क्यों दिए जाते हैं। अभी कल का बयान है, आज का बयान है एक साहब का, अपोजिशन वाले का, कि हमारी हुकूमत आ रही है, तैयारी कर रहे हैं। सुनिए क्यों जी। इसलिए कि जिस तरह एक तिजारती इदारे बैंकरप्ट हो जाते हैं, इस तरह सियासी पार्टियां भी बैंकरप्ट होती है। ये हमारे यहाँ चलती रही है ये। सुनिए, अब वो जब बैंक करप्शन की तरफ जा रही है और जिसके जिम्मेदार सफ़े अव्वल वाले हैं पार्टियों के, सफ़े अव्वल में नाम नहीं ले रहा हूं, सफ़े अव्वल के लोग हैं, अब वो अपने कारकुनों को अंदर गर्म खून रखने के लिए क्या करेंगे? यही बयान दे। एक बात, और दूसरी याद रखिए, इधर हम गए, हमने इदारे में पेशी हुई, हमसे सवाल जवाब हुए, हम उनको जवाब नहीं दे सके, बाहर आके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि साहब कल हमारी हुकूमत आ रही है। ये किसको? उस इदारे को दबाने के लिए, और कुछ नहीं है, ताकि वो जो फैसला करने वाले हैं। मैं सर मैं बताऊं आपको कि मेरी कोई जाती राय नहीं कि इमरान खान साहब फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, हुकूमत नहीं कर सकते। अब अभी आपने जो अपने प्रोग्राम का आगाज किया वो परवेज खटक से किया है, वो गिले शिकवों की एक भरमार है। वो तो हर जगह होती है, किस पार्टी में? आखिरी 3 साल तक 2 भाइयों घर के अंदर मौजूद, 2 भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है। वो आगे चल के बड़े मामला और भी सामने आएंगे। मैं पीटीआई के ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो MNA MP हैं, जो इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं खान साहब का साथ छोड़ने के लिए, एक बड़ी तादाद है। आप मुझे बताइए, 3 साल तक तो जहांगीर तरीन साहब ने हर जो निश्चित था वो सीने पर रखा और खान साहब के लिए एक जुमला भी अदा नहीं किया। यहां तक कि उनकी खामोशी की वजह से नजीर चौहान साहब की का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। मैं पूछना ये चाहता हूं कि परवेज खटक को क्या पड़ी है इस वक्त के? वो कह रहे मेरा जहाज कहीं और भी उड़ सकता है, उनको क्या पड़ी है अरकान असेंबली से छुपकर मुलाकातें करने की? सर बात यह है कि अगर जब पूरा वक्त आता है इंसान के ऊपर तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो फिर भी दोस्त है, और सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं होती। राव साहब, अगर हम होलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ करें ये तमाम सूरत हाल का, अगर किसी को नुकसान हो रहा है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है और पाकिस्तान को हो रहा है। तो अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ करें और कंस्ट्रक्टिव लाहे अमल के ऊपर हम जाएं, हम क्या देखते हैं कि अगले आने वाला जो टाइम है इसके अंदर कुछ मईशत कुछ संभलती हुई नज़र आ रही है आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ लोग ऐसे ताजर बिरादरी के भी लोग आप तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, वो तो इस पाकिस्तान में रह के कारोबार करने के लिए खुशी नहीं है। और ये भी दुरुस्त है कि वज़ीर खजाना साहब को भी जो जितने भी इन्होंने शेख साहब को रखा था उनको मिला के किसी को भी मैं नहीं समझता कि महंगाई की समझ है। उसको उस शख्स को किस तरह महंगाई का जिसकी जेब से खर्च नहीं होता, वो अशिया खुर्दोनोश की चीजें जिसके घर में मुफ्त में आ जाती हो, उनको क्या पता कि गरीब आदमी के दिल पर क्या गुजर रहा है। साहब आप क्या समझते हैं, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है विद दिस नोट, आप क्या समझते हैं कि मईशत कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको आने वाले दिनों में? बजट आ गया है, बस अब पास हो गया है, कल अगले 2-3 दिन में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और फिर इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा, 2 बातें तो कल फैसला हो गया। एक तो ये कि अपोजिशन के 150 और इनके 18 ज्यादा थे, 168 थे, उसके अंदर 12 आदमी अपोजिशन के आए भी नहीं है, इनके भी नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब कितनी इनकी दिलचस्पी है हुकूमत को हटाने में, ये आपको अंदाजा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये सब पॉलिटिकल नारे हैं। एग्जैक्टली इसलिए मैं कहूंगा कि ये हुकूमत जो है, हम भी कहते हैं, यानी कि हम भी तंग हैं, हम भी परेशान हैं, हमें भी माशी परेशानियां और बहुत सी की गलतियां हम उनके पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि ये हटने के तो चांसेस नहीं है अभी। ठीक है, बिल्कुल। मैंने अभी आपसे रोज के अंदर एक लास्ट में बात करना चाहूंगा। आप शायद ये समझते हैं कि मैं खुद गवर्नमेंट के खिलाफ, वैसा नहीं है। यही इमरान खान आपको आने वाले दिनों में एक बयान देता हुआ किसी तकरीब में या किसी भी अपने ट्विटर के जरिए हमारी टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये बयान शुरू से कह रहे हैं। वो तो देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौन नहीं करने दे रहा काम, बताइए। अपोजिशन तो दोस्ताना माहौल से। देखिए आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोग वाकई ही हमें नज़र आता है कि ये लोग साथ नहीं दे रहे। इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है सर, इंशाल्लाह इसके ऊपर तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। ये तमाम सूरत हाल है जी आपके सामने हमने डिस्कस किया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।